रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग और मैं हूं स्वाति चौहान। आज लेकर आई हूं एक खास मुलाकात एक ऐसे शख्स से जो न केवल लोगों की मुस्कान संवारती हैं बल्कि धरती माँ की भी मुस्कान बचाने में जुटी हुई हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट, लेकिन उससे भी बढ़कर एक साइलेंट ग्रीन वॉरियर जो वेस्ट मैनेजमेंट पर गहराई से काम कर रही हैं। ये अपने काम को बिना किसी दिखावे के शांति से पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही हैं। समाज के लिए ये वो अनसुने हीरो हैं जिनकी कहानियाँ जानना और सुनना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर विद्या शेखर। थैंक यू मैम, इट वॉज़ प्लेजर आपसे भी मुलाकात करके और अच्छा लग रहा है आज। डॉक्टर साहब, आपका दिन काफ़ी बिजी रहता होगा, बहुत व्यस्त रहती होंगी। ऐसे में आपने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करना कैसे सोचा? इंदिरापुरम से जब भी हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले बीच में, चाहे हम हाईवे पे भी जाते हों, तो गाज़ीपुर लैंडफिल मेरे बिल्कुल आंखों के सामने से गुजरता है। और वहाँ पर सब, अगर खिड़कियाँ खुली भी हैं हर गाड़ी की, तो अपनी खिड़कियाँ तुरंत बंद करके एसी चलाते हैं। चाहे वो विंटर ही क्यों ना हो, वो खिड़कियाँ बंद ज़रूर करते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम को बस अनदेखा करने वाली बात हो गई। वहाँ से निकल गए, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, लेकिन प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं हुई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ध्यान दिया कि हाँ, एक टाइम पे दिल्ली का वो आउटस्कर्ट्स था जहाँ पर वो डालते थे, और अब वो दिल्ली का एक पार्ट बन गया है। दिल्ली का पार्ट बन गया। इंदिरापुरम रास्ते में पड़ता है। इंदिरापुरम जैसी इतनी पॉश सोसाइटी में हम इतना कूड़ा जनरेट कर रहे हैं, और कूड़े वाला हर सोसाइटी में से जब लेके जाता है तो उसके में प्लास्टिक भी रहता है, वेस्ट भी रहता है, इतनी बदबू आती है। फिर भी वो इंसान उस बदबू को अपने पीछे साइकिल पे रख के वो उसको लेके जाता है उस कार्ट में। तो वो इंसान को कैसे लगता होगा रोज़ रोज़ ऐसे लेके जाने में। मुझे इस चीज़ से लगा कि हम अपना कूड़ा ऐसे ही बाहर फेंक के निकल जाते हैं वहाँ से, और हमें चूँ तक नहीं करते, क्योंकि हमारे घर से वो गंदा और वो जो बदबूदार वाला कूड़ा है वो चला गया और हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो वो एक मुझे पॉइंट लगी जब मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे ठीक करना है। तो मैंने अपने से शुरू किया। मुझे समझ में आया कि जो गवर्नमेंट अपना अपना इतने ग्रीन कलर का बास्केट रखती है, ब्लू कलर का बास्केट रखती है, हर मेट्रो स्टेशन पे वो बास्केट अवेलेबल होते हैं, गीला सूखा सब कुछ। तो उस चीज़ से मुझे समझ में आया कि मैं ये चीज़ घर पे अपने आप से कर सकती हूँ। तो जिस थैली में आटा आया मेरा, 5 किलो 10 किलो का आटा आया, उस थैली में मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया प्लास्टिक। जो जो मुझे प्लास्टिक लगा घर का, बॉर्नवीटा का रैपर, दूध का पैकेट, चाहे सरसों का छोटा सा पैकेट हो, चाहे एक बोतल हो जिसकी जो टूट गई हो, वो भी अंदर कर दी। और फिर मैंने सोचा कि ये कहाँ जा सकता है। तो मुझे दिक्कत हुई पहले कुछ महीनों के लिए कि ये प्लास्टिक मुझे कहाँ भेजना है। तो ये तो हो गया प्लास्टिक का। दूसरी चीज़ जो वेजिटेबल वेस्ट है, ये मुझे समझ में आया कि वेजिटेबल वेस्ट की तो वही, इंटरनेट इज़ माई प्राइमरी सोर्स। वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट, जो भी होगा, इट इज़ ईजी टू डिस्पोज अगर हम एरोबिक कंपोस्टिंग या एनारोबिक कंपोस्टिंग पे जाएं। तो एरोबिक कंपोस्टिंग में ज़्यादा मेहनत लगती ही नहीं है। अगर टूटा फूटा बकेट है घर पे, बस उसको आप बाहर रख दीजिए। जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, जो ऊपर वाले मंजिलों में रहते हैं, वो उस छत पे रख दीजिए। तो उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे रख सकती हूँ, और मैंने उस हिसाब से एरोबिक कंपोस्टिंग शुरू करी अपने घर में, ताकि मेरे वेस्ट, घर से जो वेस्ट जाता है, मेरे घर से अभी भी वेस्ट जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं गिना सकती हूँ बाद में, जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आता उस वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अभी भी जाता है। लेकिन मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और बहुत थोड़ा सा कचरा जाता है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे कूड़े वाला जब मेरे घर से वो कचरा लेता है तो उसको पता है कि इसमें कुछ भी बदबूदार नहीं है। यही मेरा रीज़न था सबसे पहली चीज़, कि ह्यूमैनिटी एक नामक की एक चीज़ होती है। उस कूड़े वाले को हम ऐसा सब कुछ पकड़ा देते हैं, वो भी तो इंसान है। बहुत सुंदर बात कही आपने। ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी छोटी सी कोशिश की है, पहल की है, समाज को अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश की है। आप एक डॉक्टर हैं, तो जो मेडिकल वेस्ट होता है उसका निस्तारण किस तरह से करते हैं?
अब मैम मेडिकल वेस्ट का कम्प्लीटली दूसरा प्रोसेस है। अब मेडिकल वेस्ट को रेगुलर वेस्ट के साथ हम जोड़ ही नहीं सकते। तो मेडिकल वेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक बॉडी होती है जो, जैसे देयर आर वेस्ट सेग्रीगेशन, मेडिकल वेस्ट उसको उठाने के लिए कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कहीं कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप में रहती हैं, ताकि बड़े बड़े हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स में वो डिस्पोज होती है। तो इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जो वेस्ट सॉइल्ड होता है, सॉइल्ड मतलब जिसमें सलाइवा या ब्लड होता है, हाँ, तो वो इंसिनरेटर में जाता है, वो बर्न होता है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल इंसिनरेटर में बर्न होता है। जो नीडल्स होती हैं, अब मैं बहुत बार देखे हैं लोग अपने अपने घर में कुछ छोटी सी नीडल ले लेते हैं, या तो इंजेक्ट करने या कुछ करने, और उसको नॉर्मल बिन में फेंक देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वही नीडल वापस रीयूज़ होने के चांसेस हैं, कंटामिनेटेड नीडल्स वापस इंडिया में वापस रीपैक होके रीयूज़ होने के चांसेस हैं। तो हमें नीडल तोड़ने होते हैं, नीडल को अलग शार्प वेस्ट होता है, एक शार्प वेस्ट कंटेनर होता है हमारे पास, फिर एक ग्लास के लिए अलग सा कंटेनर होता है, सबके अलग अलग रंग होते हैं कंटेनर के, वाइट, ब्लू, येलो, रेड। तो रेड वाला जो होता है वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, जो रिसाइक्लेबल है। लेटेक्स, प्लास्टिक, ये जो भी होते हैं वो उसमें जाते हैं जब वो डीकंटामिनेट होके फिर से रिसाइकल होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी इंसिनरेटर के बारे में बताया। हम लोग ने सुना है कि सैनिटरी पैड्स को भी इंसिनरेटर में आप जला सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। सारे मेडिकल वेस्ट जो कॉटन सॉइल्ड होते हैं वो कभी यूज़ नहीं हो सकते किसी में भी, तो उनको तो बर्न करना ही पड़ेगा। तो वो एक कंटेनर में कंटेन्ड बर्निंग होती है उनकी, ताकि उनके फ्यूम्स जो हैं ऐसे जैसे हम पत्ते बर्न करते हैं वैसे नहीं होता। तो इट इज़ बर्नड इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड द फ्यूम्स आर लेट आउट। मैंने डॉक्टर साहब इसके बारे में पढ़ा था सैनिटरी पैड्स को के लिए इंसिनरेटर यूज़ करने के लिए, लेकिन को ये पता चला कि इसकी जो फ्यूम्स आती हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं वो पोल्यूट। इसीलिए ये जो कूड़े की बात कर रही थी जो मेरे घर से अभी भी जाता है, उसमें सैनिटरी पैड इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। और अगर उसको हमें कम करना है तो अडल्ट फीमेल्स जो ऑलरेडी बच्चा पैदा कर चुकी हैं, मतलब अडल्ट फीमेल्स हु आर मैरिड एंड हैव अ चाइल्ड, दे कैन यूज़ समथिंग कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल कप। दूसरी चीज़ आजकल आया है पीरियड पैंटीज़। अब पीरियड पैंटीज़ में ये दिक्कत है, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात करी है, तो उनको ये दिक्कत नज़र आ रही है कि अगर हम उसको साफ़, हमें यूज़ करने के बाद 6 to 8 आवर्स यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से साफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर हम उसमें साफ़ करने से हम उसको ठीक से साफ़ नहीं करते, फिर वो वापस बैक्टीरिया कंटामिनेशन एंड हाइजीन में दिक्कत कर सकती है। तो मतलब दीज आर द नेक्स्ट इन लाइन। तो मुझे लगता है हमें एक एक करके ही वी हैव टू यूज़ इट। तो आपके पास क्या कोई टीम है जो ये जिसके साथ आप मिलके सेग्रीगेट करती हैं, या आप अकेले से कर रही हैं? नहीं, ये मैंने अभी तो सिर्फ अपने तक ही मैं ये करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे नेबर्स वो भी करें। मतलब उनके साथ ये होता है कि अरे सब एक जगह तो जाता है, डाल दो, ले जाएगा कूड़े वाला। तो दैट इज़ द एटीट्यूड विच हैज़ टू बी चेंज्ड। तो हम इतना पढ़ते हैं अपने सोशल साइंसेज में, स्कूल में 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से हम पढ़ते हैं रेड्यूस, रिसाइकल। तो ये सब अगर हम पढ़ते हैं और पढ़ाई और बस शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिखने में ही अगर वो यूज़ होता है 3 मार्क और 5 मार्क में, तो इसको हम यूज़ कब करेंगे अपनी ज़िंदगी में? तो यूज़ करना सबसे ज़रूरी है। अब परसों की बात है, एक इंसान चलते हुए गए रोड पे और अपने हाथ में पॉलीथीन था उनके, और उस पॉलीथीन में कुछ तो था, बिल्कुल बीचों बीच रोड के उसको छोड़ के गए हैं। पढ़े लिखे इंसान है तो स्कूल तो पढ़ाई होगा, काम भी अच्छी जगह पे कर ही रहे होंगे, अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। तो ऐसे लोग बस ऐसे ही डाल के चले जाएंगे, तो फिर हम बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करें? तो अपनी पढ़ाई का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो जागरूकता कैसे फैलेगी? ईच इंडिविजुअल को, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे जागरूकता फैलाने में बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किलें फ़ील होती हैं। जैसे मेरी नेबर है, शी इज़ अ स्कूल टीचर, उनके पास वो कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है। बगल में एक और फ्रेंड है मेरी, शी इज़ अ हाउसवाइफ अभी, वो भी कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं उनको
बार बार ये चीज़ बार बार कहती रहती हूँ कि इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप कोई चीज़ खोल रहे हो, उसको बस खोल के आपको वहाँ नहीं डालना, बस दूसरी जगह डालना है। आप पहले 2 जगह बनाओ जहाँ आप पहले 2 अलग कर सको। तो वो 2 अलग बिन करने में ही जागरूकता करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। जबकि मैंने उनको ये सब तक भी कह दिया कि आप बस अलग करो और मुझे दे दो, बस अलग करो मुझे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी हर संडे वहाँ जाके फेंक दूंगी। तो अभी मेरी एक नेबर ने कहा है कि अच्छा मैं करती हूँ। तो अच्छा मैं करती हूँ कब एक्चुअली करने में आएगा, अब देखना पड़ेगा मुझे। मैं रोज़ रोज़ पूछती रहूँगी बिना हिचकिचाए और ये सोचते हुए कि क्या पागल सोचती होगी मुझे। फिर भी अगर मैं रोज़ पूछती रहूँगी तो मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 10 इंसान में से एक कन्वर्ट होगा। आपने चुनौतियों के बारे में तो बताया, कोई प्रेरणा वाले पल भी रहे होंगे? प्रेरणा वाला पल बहुत ही फ़नी है एक्चुअली। जो मैं कंपोस्टिंग करती थी अपने वेजिटेबल वेस्ट का, तो मेरे पास अब इतना साधन नहीं है कि मैं उसको सॉइल के साथ डाल के फिर लेयर्स बना के फिर उसको एक्चुअल कंपोस्ट में कर सकूं। इतनी जगह भी नहीं है मेरे पास। तो मैं ढूंढती थी जगह जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और उनके नीचे थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, और वहीं पर फावड़ा लेके खोद देती हूँ 1 फुट डीप जगह, जहाँ पर जितना मेरा, क्योंकि अगर आप कंपोस्ट करते हैं तो आपके लगभग 1 महीने का जो वेस्ट होता है वो इतना सा रह जाता है वो कंपोस्ट होके। तो जब वो इतना सा हो जाता है तो उसको 1 फुट डीप या 1.5 फुट डीप का एक होल बना लीजिए ज़मीन पर कहीं पर भी, और मैं डाल देती थी। और उसके ऊपर जो मड बाहर निकला हुआ है उसको उसके ऊपर डाल के अच्छे से दबा देती थी। अब ये चीज़ मैं रेल विहार सोसाइटी में करती थी, क्योंकि वहीं पर मैं प्राइमरी कंपोस्टिंग करती हूँ। तो वहाँ पर जब मैं करती थी तो वहाँ के जो माली हैं उनको ने देखना शुरू किया कि ये मैडम हर महीने फावड़ा लेके कहीं ना कहीं तो जाती है सोसाइटी में और करती क्या है। फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि भैया यहाँ मैंने पिट खोदा है, यहाँ मैंने डाला है, आप यहाँ पानी मत डालना 2-3 दिन। तो उनको फिर समझ में आया कि मैडम करती हैं। तो बाद में वो कहने लगे मैडम आप हमें दे दो, हम फावड़ा से हम खोद देंगे। नहीं मैं खुद खोद लूँगी। तो उनको दे हैव अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर मी, दे लुक अप मी, दे स्माइल एट मी। जब वो हंसते हैं, मुझसे बातें करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान हूँ, वो किसी और से ऐसे नहीं बात करते। बाकी सब उनके लिए बहुत बड़े लोग हैं, वो मेरे को अपने जैसा एक इंसान मानते हैं और मेरे से आराम से बात करते हैं। हाँ आप तो ये करते हो मैडम, आप वहाँ क्यों नहीं कर देते, आप यहाँ क्यों नहीं कर देते। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपना माना। कभी कभी मुझे एडवाइस भी दे देते हैं कि इस पेड़ में आप ये करो तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आपकी कोशिशों को किसी ने सराहा, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर विद्या, भविष्य में आप और किन पहलुओं पे या इसी पहलू पे और किस तरह से इसको बढ़ाना चाहेंगी, कैसे काम करना चाहेंगी? मेरा बस ये है कि उद्देश्य है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जागरूकता बढ़ानी, ताकि हर इंसान कोशिश करे अपने अपने घर में ये चीज़ करने की। बस मेरे अगल बगल के ब्लॉक के लोग अगर करने लग गए, मेरे लिए वो सबसे बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर मेरे ब्लॉक के लोग करने लग गए, बस इतना ही मेरा अभी आगे का है। जैसे एक ब्लॉक अगर करने लग गया तो उस एक ब्लॉक के जो 16 लोग हैं वो 100% उनके दोस्त होंगे, वो 100% उस दूसरे दोस्तों से भी करवा लेंगे। तो मुझे बस अपने ब्लॉक का देखना है और अगल बगल के 2-3 घरों का देखना है कि अगर वो शुरू करते हैं तो मुझे पता है कि और ज़्यादा लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। वो एक कहावत है ना कि रिपल इफेक्ट, तो छोटा छोटा इफेक्ट जो है वो बाद में वेव बनता है, बड़ा बनता है। डॉक्टर विद्या शेखर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हम रेडियो सबरंग एज टीम भी इसमें आपका कोई सहयोग कर पाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम कर पाए तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच मैम कि आप आए, आपने मतलब मुझसे बातें करी, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का। आज मुझे लगता है कि कभी और कोई पूछेगा कि किस चीज़ से प्रेरणा मिली आपको, तो मैं आज बोल सकती हूँ कि रेडियो में मेरी बात हुई थी इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से। चीज़ छोटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका जो निष्कर्ष है वो बड़ा होगा, ग्रेजुअली, बट यस इट विल हैपन। हाँ, आई होप सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर विद्या शेखर जी, आपका योगदान सचमुच में प्रेरणादायक है।
आप जैसे लोगों की मौजूदगी हमें उम्मीद देती है कि बदलाव मुमकिन है, शांति से, चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से। रेडियो सबरंग की पूरी टीम की ओर से आपको सल्यूट और ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, ऐसे ही और नायकों से आपको मिलवाते रहेंगे क्योंकि हर रंग की कहानी ज़रूरी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और जुड़े रहिए रेडियो सबरंग से, जहां हर आवाज़ है मायने रखती। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।